तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास है आपके इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस आज पहले से ही पीडीएफ फॉर्म में अपलोड है क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको मैंने सोचा कि पहले क्यों ना इसके नोट्स ही यहाँ पे अपलोड कर दूँ। आपको दोनों पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, एक इस फॉर्मेट के अंदर एंड देन एक दूसरा फॉर्मेट जिसमें मतलब ये हाइलाइट्स वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, तो बात है आपकी चैप्टर नंबर 6 है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो बेसिकली देखो, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, देन जो हमारे सिलेबस में हमें टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस में आपको पार्ट दे रखा है, हमें कौन कौन से रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की स्टडी करनी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यूज़फुल क्यों होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें आज बात करनी है। ठीक है, तो हम यही जानना चाहते हैं कि एक तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस जो होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, देन उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि इनकी डिग्री। डिग्री मतलब देखिए, ऐसा नहीं होता कि देखो, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब होता है ग्रुप बना लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर एक साथ हो जाना जी। ठीक है, रीजन का मतलब हो गया एक कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, एक कोई भी जोग्राफिकल एरिया या नेशंस। ठीक है, अब काफ़ी सारे नेशंस मिलके एक इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब किसी ट्रेड वगैरह के पर्पस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड के लिए जो एक एरिया बनाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दोगे या काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन को रिड्यूस कर दोगे, तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस कहते हैं बेसिकली। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो एक डेफिनेशन है। ठीक है, डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस पे, उनकी डिग्री पे, कि वो कितने हाई है। हाई का मतलब देखिए, जितना ऊंचा जाते रहोगे, जितना हाई जाते रहोगे, आपकी दोस्ती उतनी ही ज़्यादा गहरी होती जाएगी। आपने शुरुआत यहाँ से करी थी। ठीक है, मान लीजिए आप स्कूल के अंदर थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नेशन के, आप किसी भी दोस्त के पास में जाके सीधे उसको कह दोगे चलो आप मूवी देखने चलते। ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, हम सिंपली पहले उससे पेन पेंसिल्स वगैरह शेयर करेंगे, देन और बातें चलेंगी, देन उसके बाद में आप कहीं कहोगे कि चलो अब मूवी वगैरह देखने चलते हैं। तो ऐसे ही नेशंस के बीच में भी होता है। नेशंस के बीच में पहले स्टार्टिंग हुई, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के बीच में ट्रेड, जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे वो थोड़े थोड़े रिड्यूस किए, देन उसके बाद में रिमूव किए, देन उसके बाद में और दोस्ती बढ़ी। तो ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करते हुए एक पॉइंट की स्टार्टिंग हुई, देन 2 पॉइंट्स रिमूव हुए, देन 3 पॉइंट्स की स्टार्टिंग, ऐसे करते करते काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस आपके बीच में होते गए। ठीक है, तो डिग्री हम पढ़ेंगे। डिग्री के बाद में हम जानेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस होने के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। बेसिकली इसके दो इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, एक होगा आपका शॉर्ट टर्म में और एक होगा आपका लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर होगा आपका ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम कॉस्ट वाली बात है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रेड क्रिएशन और यहाँ पे होगा आपका ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है, ये ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी उसमें होता है। देन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जैसे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें किन किन की स्टडी करनी है, हमें करनी है नाफ्ता की। हमें किस किस की स्टडी करनी है, नाफ्ता की करनी है। हमें किस किस की स्टडी करनी है नाफ्ता के अलावा, नाफ्ता के बाद में हमारे पास में आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बाद में हमारे पास में आता है एशियन। एशियन के बाद में हमारे पास में आता है सार्क, सार्क नेशन। ठीक है, तो ये नाफ्ता हमें हमें इम्पोर्टेंट नाफ्ता में इनकी स्टडी में करना क्या क्या है, हमें देखो क्या क्या पता लगाना है। एक तो इनका पता लगाना है कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। अदर चीज़ हमें जो पता लगानी है वो लगानी है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर हमें लगानी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन है। फिर हमें पता लगानी है कि इनकी जो ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं, जो इनको और ज्वाइन करना चाहती हैं अभी ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं। देन हमें और बात करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन इनका सेक्रेटरी है,
ये चीज़ें हमें इनकी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम की स्टडी करेंगे नाफ्ता की, जिस नाफ्ता का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। ईयू का मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन। एशियन का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सार्क का मतलब हो गया साउथ एशियन, आई थिंक सार्क का मतलब है साउथ एशियन एग्रीमेंट ऑन, वेट मैं बताता हूँ। सार्क का मतलब है आपका साउथ एशियन, या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये है सार्क का। ठीक है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इनकी, कि ये कैसे कैसे कब कब बनी, कब कब इनकी, कहाँ का इनके हेडक्वार्टर्स है, कौन कौन सी इनकी मेंबर कंट्रीज़ है, कितनी मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की। तो बेसिकली रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक एग्रीमेंट है। ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, कंट्री इन अ जोग्राफिकल रीजन। मैंने बताया रीजन का मतलब क्या हो गया, जोग्राफिकल एरिया। एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में इन अ जोग्राफिकल रीजन टू रिड्यूस टैरिफ, टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए, एंड नॉन टैरिफ। देखिए हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब हो गया जैसे टैक्सेस, ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, इनको रिमूव कर देना या रिड्यूस कर देना। एंड नॉन टैरिफ का मतलब हो गया कोटास, कोटास जैसे हो गया आपका। ठीक है, मतलब ये हो गए आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल, या क्वालिटेटिव ना को दोनों ही क्वांटिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे कोटाज आ गए आपके पास में। टू द फ्री फ्लो, या देखो रिड्यूस किया, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, ताकि गुड्स का क्या हो सके, फ्री फ्लो हो सके। ठीक है, एक तो रिड्यूस हो सकता है और एक हो सकता है रिमूव भी कर दो आप। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। ठीक है, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर आपका दो नेशन के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसके अंदर आप ये कहोगे कि हम जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, हम मेंबर कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग होगी वो कैसे होगी, वो फ्री होगी या वो रिड्यूस रेट पे होगी। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझना इस स्लाइड के अंदर, वेट देखिए, मान लो ये है इंडिया, ये है हमारा प्यारा देश भारत। अब हम अभी मान लीजिए काफ़ी नेशंस के साथ में ट्रेड करते हैं। ठीक है, से हम ट्रेड करते हैं यूएसए के साथ में, से हम ट्रेड करते हैं जापान के साथ में, से हम ट्रेड करते हैं मैं अभी जो एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, यूएस को रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसकी जगह पे मैं ब्रिटेन लिख रहा हूँ। रिमेंबर वन थिंग, जो जॉन बॉरिस है वो अब की बार हमारे चीफ गेस्ट हैं फॉर द 26 जनवरी परेड। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि मान लीजिए हम इन नेशन के साथ कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन, जापान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम चारों ने मिलकर एक डिसीज़न ली कि यार हम सब एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ना हम अपना एक एरिया बना ले जिसके अंदर कम से कम हमारे बीच में तो जिससे कम से कम हमारे बीच में तो ट्रेडिंग जो हो, मतलब जो टैक्सेस वगैरह हम इम्पोज करते एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक दूसरे के सामान के ऊपर, तो वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया अपने बीच में एक फ्री ट्रेड एरिया। अपने बीच में क्या बना लिया, फ्री ट्रेड एरिया। देखो ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एरिया होगा, सबसे पहले आपका, देखो ऐसा नहीं होता, सबसे पहले आपका बनता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया।
देन उसके बाद में आपका फ्री ट्रेड एरिया बनता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में क्या होता है, देखो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में पहले होती है चीज़ें ये कि आप ट्रेडिंग जब करते हो तो अपने जो भी ड्यूटीज़ आप फर्स्ट इम्पोज कर रहे थे, इनिशियली इम्पोज कर रहे थे, वो ड्यूटीज़ अब रिड्यूस हो जाती है। फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में क्या होता है, वो ड्यूटीज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि वो ड्यूटीज़ जो थी ना वो रिमूव ही कर दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप दोनों तीनों आप 4 कंट्रीज़ अगर एक जोन बना रहे हो एक साथ वर्क करने के लिए, ठीक है, एक साथ ट्रेडिंग करने के लिए, कि आप सबके बीच में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होनी चाहिए, टैक्सेस होने चाहिए, कोटाज होने चाहिए, मतलब किसी भी टाइप का बैरियर होना चाहिए, वो उतना ज़्यादा ना हो, ठीक है। लेकिन आप एकदम से ही ये सब चीज़ें नहीं कर लोगे, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले प्रेफरेंस ट्रेड एरिया आता है, मतलब आपने बनाया, एंड देन उसके बाद में आता है क्या, आपका फ्री ट्रेड एरिया। तो इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कितना स्ट्रांग होगा, कितने जितने जितने ज़्यादा आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की डिग्री बढ़ती रहेगी, उतना ज़्यादा आप सब देशों के बीच में प्यार बढ़ता रहेगा, ठीक है, आपके रिलेशंस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात सुनना, देखो इस चीज़ के लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूँ तो देखो आपके पास में 5 लेवल्स हैं, ठीक है। होने में 6 हैं बट डिग्री के अकॉर्डिंग 5 ही हैं आपके पास में, 5 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। सबसे पहले आता है देखो फ्री ट्रेड एरिया। अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ, एक चीज़ डिस्क्राइब करूँ आपको, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास में आएगा फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। देन हमारे पास में आएगी आपकी कस्टम यूनियन, देन हमारे पास में आएगी CU मतलब कस्टम यूनियन, देन हमारे पास में आएगी CM मतलब कॉमन मार्केट। देन उसके बाद में फोर्थ इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास में इकोनॉमिक यूनियन, इट्स नॉट यूरोपियन यूनियन, इट्स इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट्स इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन। एंड देन जो आपके पास में आएगा वो आएगा PU। PU का मतलब होता है आपका पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। CM का मतलब हो गया आपका कॉमन मार्केट, CM का मतलब हो गया आपका कॉमन मार्केट। CU का मतलब हो गया आपका कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन। NFTA का मतलब हो गया फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया से पहले भी एक चीज़ होती है PTA मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। बट जिसको हम बुक की लैंग्वेज में स्टडी करते हैं वो सिर्फ हमारे पास में यही है, ठीक है, हमें इन्हीं की स्टडी करनी है। 5। अब देखिए क्या होगा, जो प्रॉपर्टी इसकी होगी, ठीक है, इसको मान लो A, तो ये तो इसमें है ही, कॉमन यूनियन के अंदर ये चीज़ तो रहेगी प्लस कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। कॉमन मार्केट के अंदर A+B तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में कोई चीज़ C और ऐड हो जाएगी। इनमें A+B+C तो रहेगा, प्लस में कोई चीज़ D और ऐड हो जाएगी। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर A+B+C+D तो रहेगा ही रहेगा, साथ में E भी ऐड हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, देखो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, बढ़ते बढ़ते हम फ्री ट्रेड एरिया तक पहुँचते हैं, कॉमन यूनियन, कस्टम यूनियन क्रिएट होती है, कॉमन मार्केट क्रिएट होती है, यूरोपियन यूनियन क्रिएट होती है, पॉलिटिकल यूनियन क्रिएट होती है। अभी तक ऐसा कोई एग्जांपल पॉलिटिकल यूनियन का आया नहीं है, ठीक है, बट ये एक लेवल भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, तो अगर मैं बात करूँ देखो फ्री ट्रेड एरिया की, तो फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया के अंदर क्या होता है, जितने भी बैरियर्स होते हैं, जो भी बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स इन द सेंस, बैरियर्स का मतलब क्या हो गया, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जितने भी बैरियर्स होते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जितने भी बैरियर्स होते हैं ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसे टैरिफ को हम क्या कहते हैं, टैरिफ को हम कहते हैं क्या, इंटरनल टैरिफ। जो मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर हम टैरिफ पहले इम्पोज कर रहे थे, उन मेंबर कंट्रीज से हमने जब ज्वाइन कर लिया, एक जोन बना लिया, अपना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर ली, जिसको हमने नाम दिया फ्री ट्रेड एरिया, तो उसमें वो इंटरनल टैरिफ्स क्या हो गए, वो टैरिफ्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। लेकिन
जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना ओन ट्रेड पॉलिसीज़ लेके आ सकती हैं विद रिगार्ड टू नॉन मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, अब बात समझिएगा इस चीज़ को। देखो, अब बात समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए यही नेशंस की अगर मैं बात करूं, इन नेशंस की अगर मैं बात करता हूं, तो सुनिएगा। देखो, इंडिया, ब्रिटेन, जापान, बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा नेशन है से नेपाल, ठीक है, एंड यहाँ पे एक दूसरा नेशन है, चलो नेपाल ही है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं नेपाल का, एग्जांपल लेके चलते हैं चाइना का। ठीक है, दो नेशंस हमारे पास में है। तो हमारे बीच में तो मान लीजिए हमने अपने बीच में तो क्या कर दिया, टैरिफ्स को रिमूव ही कर दिया जी। ठीक है, तो हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म हो चुके हैं, हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। बट जो ब्रिटेन है, जो कि हमारा मेंबर कंट्री है, अगर वो चाइना के साथ ट्रेड करना चाहे और वो नेपाल के साथ में ट्रेड करना चाहे, ठीक है, तो वो दोनों नेशंस के लिए अलग अलग ट्रेड पॉलिसी लेके आ सकता है। नहीं तो अगर मैं एक सिंपल सी और बात करूं, तो एक बात ये समझिएगा कि अगर चाइना ही है, अगर तीनों नेशंस, थ्री ऑफ देम ट्रेड विद चाइना, तो जापान की चाइना के साथ में कुछ और ट्रेड पॉलिसी हो सकती है, कुछ और ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, और बांग्लादेश के चाइना के साथ में कुछ और ट्रेड बैरियर्स एंड ट्रेड पॉलिसीज़ हो सकती हैं। ब्रिटेन हो सकता है वो 5% टैक्सेस, 5% ड्यूटीज़ इम्पोज करता हो, जापान हो सकता है वो 7% ड्यूटीज़ इम्पोज करता हो, एंड बांग्लादेश हो सकता है वो 10% ड्यूटीज़ इम्पोज करता हो चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो ये इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली ब्रिटेन की पॉलिसी चाइना के लिए डिफरेंट एंड नेपाल के डिफरेंट हो सकती है, जापान की पॉलिसी चाइना एंड नेपाल दोनों के लिए डिफरेंट हो सकती है, बांग्लादेश की पॉलिसी चाइना एंड नेपाल दोनों के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो तीनों की पॉलिसी एक पर्टिकुलर नेशन के लिए तो डिफर कर ही रही है। तीनों नेशंस की पॉलिसी खुद में भी दो अलग अलग नेशंस के लिए भी डिफर कर सकती है। हो सकता है ब्रिटेन चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर 5% टैरिफ लगा रहा हो, बट नेपाल से आने वाले गुड्स के ऊपर हो सकता है वो आपकी 6% ड्यूटी ही इम्पोज कर रहा हो सकता है जापान नेपाल से आने वाले गुड्स के ऊपर 6% ही ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहा हो सकता है बांग्लादेश जो है वो नेपाल से आने वाले गुड्स के ऊपर 8% ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो अपने बीच में तो टैरिफ क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, बट मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में जो मर्जी चाहें अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, इसे हम कहते हैं क्या, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में हमने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, आपने टैरिफ्स को क्या कर दिया, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर रिमूव्ड, हटा ही दिया चेन को। ठीक है, आर रिमूव्ड। तो यहाँ पे तो ये हो गया, ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिए। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ, तो आगे बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल हो सकता है आपका, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, और ये क्या कहते हैं इसे, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है जो होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, आफ्ता। ठीक है, जो किन नेशंस के बीच में है, जो नेशंस के बीच में है, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड देन आपका आता है स्विट्ज़रलैंड, इन नेशंस के बीच में है। उसके बाद में आपका आ सकता है नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो किन नेशंस के बीच में है, जो है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी फ्री ट्रेड एसोसिएशन में। बस प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इनकी यही है कि ये नेशंस, मेंबर नेशंस जो होंगे, इनके बीच में तो आपके ट्रेड बैरियर सारे के सारे रिमूव कर दिए जाएंगे, बट मेंबर कंट्रीज़ नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में जो मर्जी चाहे वो वाला टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, वो मर्जी ट्रेड पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं।
बात आती है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो मैंने बताया कि देखो वहाँ पे तो क्या हुआ, वहाँ पे तो एग्जैक्टली आपने क्या ही कर दिया, रिमूव ही कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेकिन अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में बात करूँ तो यहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोअर कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सीधे डायरेक्टली जाके, देखो अगर आप भी खुद समझिए इस बात को, आप भी यहाँ पे समझिएगा कि अगर ये मेंबर कंट्रीज़ के साथ में मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है, आपने एक इंटीग्रेशन बनाया है, तो आप जाते ही ब्रिटेन, जापान और बांग्लादेश से को ये नहीं कह देंगे कि चलो आप आओ और मेरे देश के अंदर फ्री में ट्रेड इम्पोज, फ्री में आप इंपोर्ट कीजिए, आपके ऊपर कोई बैरियर्स नहीं लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी नेशंस आएंगे तो ये यही कहेंगे कि अभी हम अपनी ड्यूटीज़, जो पहले अगर हमारी ड्यूटीज़ मान लो 50% किसी चीज़ पे हम इम्पोज कर रहे थे, तो अभी हम वो क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करके से हम 10% कर देते हैं। उसको हम रिड्यूस करके क्या कर देते हैं, हम उसको हम 10% कर देते हैं। जो चीज़ पहले 50% थी उसको क्या कर देते हैं, 10% कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, पीटीए। आपने भी डायरेक्टली क्या नहीं किया, आपने रिमूव नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया है, लोअर कर दिया है। किस पर, आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स पे। जो आपकी मेंबर कंट्रीज़ है, जो आपकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनसे आने वाले जो आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे, या जो आपके नेशन से जाने वाले प्रोडक्ट्स होंगे, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, आपने अपने ट्रेड बेयर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, आपने उसको रिमूव नहीं किया। एग्जाम्पल है आपका सार्क नेशंस का, मतलब जो अभी क्रिएट हुआ था, साप्ता, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब इसको हम कहेंगे सार्क, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, साप्ता, साप्ता इसका एक एग्जाम्पल है। तो अगली बात आती है देखो कस्टम यूनियन की। तो कस्टम यूनियन का मैंने क्या कहा, कस्टम यूनियन का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, कस्टम यूनियन में मैंने कहा कि देखो जो ए वाला पार्ट है वो तो होगा ही होगा, प्लस में हम क्या करते हैं, जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन था, जापान था, बांग्लादेश था, ये अभी डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ्स इम्पोज कर रहे थे। चाइना के लिए इनकी पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़ डिफर कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कॉमन, वेट, हम कॉमन ट्रेड पॉलिसी लेके आते हैं। हम क्या लेके आते हैं, हम कॉमन ट्रेड पॉलिसी लेके आते हैं। कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज। देखो मेंबर कंट्रीज में तो फ्री ट्रेड चलेगा ही चलेगा, वो तो अभी भी चल रहा था। लेकिन जो कॉमन ट्रेड, जो जो नॉन मेंबर कंट्रीज होगी, जैसे चाइना है, तो चाइना पे अब मैं क्या कर दूंगा, चाइना को मैं अब क्या कर दूंगा, चाइना पे अब मैं ये कहूँगा कि भाई एक बात करते हैं, देखो ब्रिटेन, जापान, बांग्लादेश, तीनों ही नेशन अब चाइना पे पहले 5% कर रहे थे ना, तो अब ये चाइना के साथ में इन्होंने कह दिया कि हम सब नेशन चाइना पर कितना कितना ट्रेड इम्पोज, कितनी की ड्यूटीज़ इम्पोज करेंगे, 10% की ड्यूटीज़ इम्पोज करेंगे। नेपाल के साथ में कैसे, अब देखो ये हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे चाइना के साथ में इन तीनों की एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी चल रही है, कितने कितने की, 10% ड्यूटीज़ इम्पोज करने की। बट ये चीज़ हो सकती है कि नेपाल के साथ में ज़रूरी नहीं है कि वो 10% ही चले, हो सकता है नेपाल के साथ में उनकी पॉलिसीज़ चले 12% की, लेकिन जब चलेगी तो वो तीनों के लिए कॉमन रहेगी। जो पॉलिसी रहेगी वो तीनों के लिए क्या रहेगी, वो कॉमन रहेगी। तो ये जो पॉलिसीज़ थी, तो ये जो पॉलिसी वाली थी, ये जो पॉलिसी आई थी ऐसी वाली, जिसमें आपके अलग अलग था, जिसमें आपके लिए सबके लिए क्या था, डिफर डिफर कर रहा था। तो ये तो किसका पार्ट था, ये तो था जी आपका फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट। एंड जो ये 10% वाली बात हुई, एंड जो ये 10% वाली बात हुई, जो ये 10% वाली बात हुई, 12% वाली बात हुई, ये किसका पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया आपका कॉमन यूनियन का, सॉरी कस्टम यूनियन का जी आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि देखो चाइना के लिए इनका जो ट्रेड होगा, चाइना के लिए जो इनका ट्रेड होगा, ट्रेड पॉलिसी होगी वो सेम हो जाएगी। लेकिन नेपाल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड पॉलिसी सेम ही रहे। हाँ, नेपाल के लिए तीनों की ट्रेड पॉलिसी सेम रहेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि चाइना और नेपाल के लिए मैं सेम ही ट्रेड पॉलिसी फॉलो करूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। चलिए
अब बात आते हैं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पे। अगर मैं इसकी यहाँ पे देखो डिस्कस करूँ तो देखो ट्रेड बैरियर्स तो पहले ही रिमूव कर दिए थे हमने, लेकिन अब जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ की तरफ हमारे जो थे ट्रेड पॉलिसी जो थी, किसकी तरफ, नॉन मेंबर कंट्रीज़ की तरफ, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एग्जाम्पल आपके पास में है सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, ठीक है, CACM, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट CACM, एंड कैरिबियन कम्युनिटी कॉमन मार्केट, एंड कैरिबियन कम्युनिटी कॉमन मार्केट कैरीकॉम, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है देखो कॉमन मार्केट की। चलिए जी, कॉमन मार्केट की बात में भी आ जाते हैं, आइए। तो देखो कॉमन मार्केट में क्या होगा, कहेंगे सर ये जो टैरिफ्स वाला पार्ट था ना वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो फ्री ट्रेड चल रहा है ट्रेडिंग कंट्रीज़ के बीच में, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, मैंने कहा हाँ चलेगा ही चलेगा। कहता है कि कॉमन ट्रेड पॉलिसी भी हो जाएगी, मैं कह रहा हाँ बी वाला पार्ट भी हो जाएगा। कहता है कि सर नई चीज़ क्या है, मैंने कह दिया कि ना अब एक चीज़ और हो जाएगी, अब अब फ्री मूवमेंट्स, फ्री मूवमेंट होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स थे ना, अभी तो क्या, अभी तो गुड्स की ही चल रही थी, ठीक है, अभी तो गुड्स पे ही कोई बैरियर्स नहीं थे, आप केवल गुड्स को भेज सकते थे, गुड्स को खरीद सकते थे, ला सर्विसेज थी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे भी क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं पर भी जाके फ्रीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी आपके लिए ट्रेड बैरियर्स तो पहले ही हमने रिमूव कर दिए थे, ठीक है, हम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पहले ही लगा चुके हैं, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी हम अदर नेशन के ले चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक चीज़ जुड़ गई, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कौन कौन से, लैंड हो गया, लेबर हो गया, देखो लैंड को तो आप लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, एमंग द मेंबर कंट्रीज। ध्यान रखना मेंबर कंट्रीज के बीच में जो भी होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके अंदर, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। नॉन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अभी भी कोई फ्री ट्रेड नहीं, फ्री मूवमेंट नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, या सॉरी फ्री मूवमेंट नहीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका साउदर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी, साउदर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी जिसको हम मर्कोजर कहते हैं, साउदर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी जिसको हम क्या कहते हैं, मर्कोजर। मर्कोजर का बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मर्कोजर का डिफाइन अगर किया जाए तो उसका मतलब है मर्कोडो कॉमन डेल सर। कहने का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं मर्कोडो कॉमन मार्केट जी, ठीक है। मर्कोडो कम्युनिटी की ये बनाई हुई थी तो इसे हम कहते हैं मर्कोडर। कौन सी नेशंस है, ये सदर्न नेशंस हैं आपके, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नेशंस काउंट है, देखो इसमें है आपका साउथ अमेरिका की कंट्री, साउथ अमेरिका की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वाय, यूरुग्वे, वेनेजुला, और उसके साथ में जो एसोसिएशन कंट्रीज ओ वर्क कर रही हैं वो है आपकी चिले, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडर एंड पेरू, ठीक है। जानना ज़रूरी नहीं है, मेरा एक एग्जांपल था कि इसका एग्जांपल क्या है, मर्कोजर, ठीक है। चलिए, तो अभी अभी एक रिसेंटली न्यूज़, ध्यान रखना ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि जो यूरोपियन यूनियन है और मर्कोजर है, जो यूरोपियन यूनियन है और जो मर्कोजर है, इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है, मतलब इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट किया है, ठीक है। कब क्रिएट हुआ था ये, 2019 के अंदर, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कब हुआ था इनका, 2019 के अंदर जी, ठीक है। ये तब हुआ था आई थिंक जब G20 नेशंस की मीटिंग चली थी, G20 नेशंस की जब मीटिंग थी तब ये चीज़ डिस्कस हुई थी, तब इनके बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ था, ठीक है। चलिए, अब बात आती है देखो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन की, ठीक है जी। अब बात देखो सुनो, कहता है कि सर ये वाला पार्ट तो फ्री ट्रेड वाला पार्ट तो होगा ही होगा, मैं कह रहा हाँ होगा। कह रहा है कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स भी होंगे नॉन मेंबर कंट्रीज़ की तरफ, मैं कह रहा होगा। कहता है कि फ्री मूवमेंट्स भी होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मैं कह रहा कि हाँ वो भी होगा। कहता है कि फिर ये चीज़ क्या होनी चाहिए, मैं कहता देखो एक चीज़ और जुड़ जाएगी, एक चीज़ आपकी और जुड़ जाएगी। कहते हैं कि सर क्या, कहते हैं कि जो हमारे नेशंस के बीच में, जो हमारे नेशंस के बीच में टैक्सेस की पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, जो टैक्सेस के रेट होंगे, हमारे जो टैक्सेस के रेट वगैरह होंगे वो भी सेम हो जाएंगे, किसके बीच, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। प्लस में हमारी जो
मॉनेटरी पॉलिसी है प्लस में हमारी जो फिस्कल पॉलिसीज़ है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर फ्री फ्लो तो चल ही रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का भी फ्री फ्लो हो ही चुका है अमंग द मेंबर नेशंस। लेकिन अब हमारे पास में अब क्या चीज़ आ गई, देखो हमारे पास में कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी भी पहले से आ ही रही है, जिसमें हम अदर नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमारी चल ही रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, यहाँ पर प्लस में आपके पास में इसी की बात कर रहा हूँ, एक आपके पास में कॉमन करेंसी और आ जाएगी, कॉमन करेंसी और आ जाएगी। जैसे मैं बात करूँ कॉमन करेंसी में, आपके पास में एक होता है यूरोपियन यूनियन, इट्स नॉट इकोनॉमिक यूनियन, ये है आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। अब इसको 28 नहीं कहेंगे, इसको 27 कहेंगे, क्योंकि 27 ही नेशंस रह गए। लास्ट ईयर मतलब इसी साल 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने इससे एग्ज़िट कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था अपना। ठीक है, जिसके बाद में इसमें 27 नेशन ही रह गए। तो इनकी एक कॉमन करेंसी चलती है जिसे हम कहते हैं यूरो। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नेशन ही यूरो फॉलो करते हैं, इसमें से कुछ नेशन ऐसे भी होंगे जो यूरो फॉलो नहीं करते होंगे। यूरो का सिंबल है आपका ये वाला। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉमन करेंसी भी आ जाती है। तो बात यहाँ पे आ गई कि आपके बीच में क्या आ जाता है, कॉमन करेंसी आ जाती है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में टैक्सेस जो होते हैं वो हार्मोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी और फिस्कल पॉलिसी होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यूरोपियन 28 ना करके इसको 27 कर लीजिएगा। अब आपके 27 नेशंस हैं, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था लास्ट ईयर। ठीक है, बात आती है देखो पॉलिटिकल की। देखो जी, कहते हैं कि सर फ्री ट्रेड होगा, मैं कह रहा हाँ होगा। कहते हैं कि सर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स होंगे, मैं कह रहा कि हाँ होंगे। कहते हैं कि सर फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट्स भी गुड्स एंड सर्विसेज की, मैं कह रहा कि हाँ। कहते हैं कि सर जो आपकी कॉमन करेंसी है वो भी होगी, प्लस में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी भी सेम होगी, प्लस में टैक्सेस भी हार्मोनाइज हो जाएंगे। प्लस में मैंने कहा कि भैया यहाँ तो गवर्नमेंट भी सेम ही हो गई, यहाँ पर तो गवर्नमेंट भी क्या हो गई, कॉमन हो गई जी। ठीक है बेटा, ऐसी चीज़ अभी अभी तक आई नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ अभी तक आई नहीं है कि जहाँ पर गवर्नमेंट भी कॉमन हो गई हो। बट जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन यूनियन है वो अभी इसकी कगार पे है जी, वो पार्शियली इसकी अभी कगार पे है, पार्शियली वो पॉलिटिकल यूनियन में आने वाला है थोड़े दिनों के अंदर। ठीक है, तो एक एग्जांपल यही है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलिए, तो सेंट्रल पॉलिटिकल एपरेटस, सेंट्रल पॉलिटिकल एपरेटस का मतलब यही होता है जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, कॉमन गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, कॉमन गवर्नमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसीज़ की जो भी नेशंस, मेंबर स्टेट्स जो है, मेंबर नेशंस जो हैं, स्टेट्स का मतलब हो गया नेशंस, जो भी मेंबर नेशंस हैं वो कॉमन रहेंगे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अभी जो एग्जांपल है वो तो आपका यूरोपियन यूनियन ही चल रहा है, यूरोपियन यूनियन ही है जो भी पार्शली कहीं ना कहीं वे में है पॉलिटिकल यूनियन बनने की कगार पे। ठीक था, तो ये था आपका पॉलिटिकल यूनियन वाला पार्ट। तो ये है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर इसका हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग कितने कितने पार्ट्स में होता है। तो हमने कहा कि 5 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट था आपका फ्री ट्रेड एरिया, फर्स्ट था आपका क्या, फ्री ट्रेड एरिया, देन था आपके पास में कस्टम यूनियन, देन था आपके पास में कॉमन मार्केट, देन था इकोनॉमिक यूनियन एंड देन था पॉलिटिकल। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना जैसे जैसे आप इस तरफ जाते रहोगे तो इनका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा जी आपका। ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी दोस्ती होती जाएगी। ठीक है, चलिए, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनसे होने वाले इफ़ेक्ट्स। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। तो मैंने जैसे ही बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि जो इफ़ेक्ट्स होंगे उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स जो होंगे उसको हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, 2 पार्ट्स में, एक होगा आपका शॉर्ट रन वाला, एक होगा लॉन्ग रन वाला। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो आपके पास में कौन से इफेक्ट आते हैं, स्टैटिक।
जिसे हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्शन एक नेशन से हट के दूसरे नेशन की तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है जी। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे कि शिफ्ट कैसे हो जाती है। तो बच्चे दो इफेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, एक होता है ट्रेड क्रिएशन और एक होता है ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है, ध्यान रखना ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन का जो आपको कंसेप्ट दिया है, ठीक है, इसका जो कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट गिवन बाय जैकब वाइनर। जैकब वाइनर ने इसका कंसेप्ट दिया है जी आपका। ठीक है, कंसेप्ट किसने दिया है, जैकब वाइनर ने दिया है इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, देखो बेटा ट्रेड क्रिएशन का मतलब समझिएगा यहाँ पे, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रेड क्रिएशन होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए बेटा हमारे पास में यहाँ पे एक तो है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है आपका ब्रिटेन, यहाँ पे है जी आपका से जापान, एंड यहाँ पे है आपका बेटा, एग्जांपल हमने क्या लिया था, बांग्लादेश। बांग्लादेश इस समय काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। ठीक है, बांग्लादेश देखिए, मान लेते हैं कि ब्रिटेन से इंडिया जो है, जापान से इंडिया जो है, एंड बांग्लादेश से इंडिया जो है, वो क्या इंपोर्ट करता है, शूज़ इंपोर्ट करता है जी, या कुछ भी इंपोर्ट करता है, शूज़ इंपोर्ट करता है। ठीक है, या हम अगर दूसरा एग्जांपल लें तो मान लो कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं से सॉक्स भी छोड़ो यार, शूज़ ही रहने दो, उसको बेटर एग्जांपल लगता है। ठीक है, हम क्या खरीदते हैं, शू खरीदते हैं, शूज़। नॉर्मली जो हमने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, देखो ड्यूटी फ्री नहीं है, ठीक है, हम इसके ऊपर कितनी परसेंट ड्यूटी लगाते हैं, मान लीजिए हम इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाते हैं जी। कितनी लगाते हैं अभी तक, 50% ड्यूटी हम इम्पोज करते हैं। तो जब हम 50% ड्यूटीज़ इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन से जो हमें सामान मिलता था वो मिलता था मान लो कितना का, ब्रिटेन सामान माता 2000 का, प्लस में हम उसे 50% ड्यूटी इम्पोज करके 1000, मतलब ये कितने का पड़ता था, 3000 का पड़ता था। अगर नॉर्मली बात करते तो जापान इस चीज़ को बनाता है 3000 के अंदर, जापान इस चीज़ को बनाता है 3000 के अंदर। अगर 50% ड्यूटीज़ इम्पोज करते तो वो हमें कितने का पड़ता, 1500 का टैक्स लग जाता, हमें कितने का पड़ता, 4500 का। सिमिलरली बांग्लादेश मान लीजिए सो कितने का बनाता है, 1500 रुपये का बनाता है। अगर 50% में टैक्सेस भी इम्पोज करता हूँ, 50% में टैक्सेस भी इम्पोज करता हूँ, तो मुझे कितने का पड़ेगा वो, 2250 का जी। कितने का पड़ेगा, 2250 का। नॉर्मल सिचुएशन ये है, अगर अभी तक हमारे बीच में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं बने हैं जी। ठीक है, लेकिन अब एक बात समझिएगा, मान लीजिए ऐसा ना हो, ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो ब्रिटेन एंड जापान है, जापान, ये दोनों नेशंस हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जी। ठीक है, ये दोनों हमारे काफ़ी अच्छे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। ये हमारे क्या हैं, बहुत अच्छे क्या हैं, फ्रेंड्स। इसलिए हम इसको कौन से जोन में रखते हैं, इसको हम रखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी के अंदर। किस में रखते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी के अंदर हम अभी इसको रखते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी के अंदर हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो हम इनके ऊपर 50% ड्यूटी इम्पोज ना करके हम कितनी ड्यूटी इम्पोज करते हैं, हम से इन पे करते हैं 10% की। इस पे भी हम कितनी करते हैं, 10% की। 10% करने का मतलब क्या है, 2000 का बनेगा। ठीक है, 2000 का बनेगा, प्लस में 200 का टैक्स लग जाएगा, कितने का पड़ेगा जी, 2200 का पड़ेगा। ठीक है, ये 3000 का बना रहा था, 300 रुपये का टैक्स लगा, कितने का पड़ेगा, 3300 का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के साथ में तो हमारी कोई अभी ऐसे मोस्ट फेवर नेशन वाली बात नहीं हुई, तो बांग्लादेश से कितने का पड़ेगा, 2250 का। हम कहाँ से खरीदेंगे, ब्रिटेन से खरीदेंगे। यही चीज़ तो होगी, अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हो तो ऑब्वियसली बात, आप किससे खरीदोगे, आप ब्रिटेन से खरीदोगे, क्योंकि वहाँ से कितने का पड़ रहा है, 2200 का पड़ रहा है। जापान से भी नहीं खरीदेंगे एंड बांग्लादेश से भी नहीं खरीदेंगे। चलिए, अब क्या बात होती है, अब ये सब कहते हैं कि आइए हम एक काम करते हैं, हम तीनों नेशन बन के ना क्या कर लेते हैं, एक
फ्री ट्रेड एरिया क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक फ्री ट्रेड एरिया क्या कर लेते हैं हम, क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, मेरा ये चीज़ वही वर्क नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर लिया, ये जो एक पूरा का पूरा वाला पार्ट था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया कि भैया हम एक काम करते हैं, हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं फ्री ट्रेड एरिया, मतलब FTA। चलिए जी बेटा, जब FTA बन गया, जब FTA बन जाएगा तो ब्रिटेन से भी सामान, ब्रिटेन पे कोई, अब देखो ये तो जो 50% की ड्यूटीज़ थी सब कुछ रिमूव हो जाएगी। ऑल ड्यूटीज़ विल बी रिमूव्ड, ऑल ड्यूटीज़ विल बी रिमूव्ड, सब ड्यूटीज़ रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज़ होगी, सब ड्यूटीज़ रिमूव हो जाएंगी, किसकी वजह से, FTA बनने की वजह से। जब ड्यूटीज़ रिमूव हो जाएंगी तो बात सुनना, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से हमें वो कितने का पड़ेगा, ब्रिटेन से हमें उसकी कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी, 2000 रुपीज़ की पड़ेगी। जापान से हमें वो कितने का पड़ेगा, जापान से हमें वो पड़ेगा कितने का, 3000 रुपीज़ का। एंड बांग्लादेश से कितना पड़ेगा, बांग्लादेश से कितना पड़ेगा, बांग्लादेश से हमें पड़े कितने का, 1500 रुपये का। यही चीज़ तो होगी, क्योंकि अब जब आप यही चीज़ को आप क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जी आपने। जो 50% आप पहले लगा रहे थे, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कहता है 50% वाला जो पार्ट था ना, इसको हटा ही दो। ठीक है, तो ये चीज़ खत्म हो गई। तो क्या हुआ, अब बात सोचो कि ये जो था, अगर मैं सिंपली बात सोचता भी तो बांग्लादेश की कंपैरिजन करो, देखो सब नेशंस के बीच में देखो, ब्रिटेन कितने का बना था, 2000 का बना रहा था, ये कितने का, 3000 का, ये कितने का बना रहा था, 1500 का। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन था, बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन था, एफिशिएंट था जी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट किसके पास में थी, बांग्लादेश के पास में। तो हुआ क्या, जो नेशन पहले बना रहे थे उससे वो ट्रेड किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, एफिशिएंट वालों की तरफ शिफ्ट हो गया। ये तो इनएफिशिएंट था ना, तो ट्रेड कहाँ से शिफ्ट हो गया, ट्रेड शिफ्ट हो गया इनएफिशिएंट नेशन से, इनएफिशिएंट नेशन से ट्रेड शिफ्ट्स फ्रॉम inefficient nation to efficient nation, to efficient nation। ठीक है, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल था ब्रिटेन का, और यहाँ पे एग्जाम्पल है जो एफिशिएंट नेशन में बांग्लादेश का। अब क्या होगा, बांग्लादेश जो है वो किस किस को सामान बेचेगा, जापान को ही बेचेगा। ऑब्वियसली बात है, लोग खरीदेंगे उससे, क्योंकि 1500 में ही बन रहा है। और जापान किसको सामान बेचेगा, जापान नहीं, बांग्लादेश किसको सामान बेचेगा, ब्रिटेन को ही बेचेगा, क्योंकि सामान सस्ता पड़ रहा है। और बांग्लादेश इंडिया को तो बेचेगा ही बेचेगा जी, वो तो पहले भी बेच रहा था। ठीक है, समझ गए बातों को, इतनी चीज़ को। तो ये है आपका किसका एग्जाम्पल, ये है आपका एग्जाम्पल ट्रेड क्रिएशन का, ये है आपका एग्जाम्पल किसका, ट्रेड क्रिएशन का। तो ये अब यहाँ पे समझो, देखो ट्रेड क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन शिफ्ट हो गई है, प्रोडक्शन शिफ्ट हो गई है कहाँ पे, प्रोडक्शन शिफ्ट हो गई है कहाँ पे, मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्री के पास में। देखो ट्रेड एरिया बनने के बाद में ही ये चीज़ पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। मेंबर कंट्रीज़ के पास में शिफ्ट हो गई है। कौन सी मेंबर कंट्री के पास में, जो बहुत ज़्यादा क्या था, जो बहुत ज़्यादा क्या था, एफिशिएंट था जी। किससे, जो काफ़ी ज़्यादा क्या था, इनएफिशिएंट था। ठीक है, या आउटसाइड कंट्री से जी, वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे। अब ट्रेड डाइवर्जन की बात सुनो, एग्जाम्पल समझो, उसके बाद में ट्रेड डाइवर्जन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल वही है, आपके पास में 3 नेशंस हैं, इंडिया है, ब्रिटेन है, जापान है, एंड बांग्लादेश है। देखिए अब क्या हुआ, कहते हैं कि सर अभी तो कुछ नहीं था, नॉर्मली जो सिचुएशन चल रही थी वो 50% टैक्सेस वाली बात चल रही थी जी। ठीक है, 50% टैक्सेस वाली बात चल रही थी। कितने टैक्सेस वाली बात कर रही थी, 50%। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चर, हम खरीद क्या रहे थे, इंपोर्ट क्या कर रहे थे, शूज़ ही कर रहे थे। कितने परसेंट ड्यूटी पे कर रहे थे, कहते 50% पे। 50% का मतलब हो गया 2000 प्लस में 1000 का पड़ रहा होगा, मतलब कितने का आ रहा होगा, 3000 का आ रहा होगा। ये 3000 का बना रहा था, प्लस में 1000 की ड्यूटी इम्पोज हो रही थी, कितने का पड़ रहा था, 4, सॉरी
1500 की ड्यूटी इम्पोज हो जाए, कितने का पड़ेगा, 45 का पड़ेगा। ये बंदा 1500 में बना रहा था, 750 की ड्यूटीज़ इम्पोज करवाओगे इससे, तो ये हमें कितने का पड़ेगा, 2250 का पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब बात सुनना। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट अभी भी कौन ही दिख रहा है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है अभी भी, बांग्लादेश ही है जी। एफिशिएंट में तो यही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए होता क्या है, ये मान लो कि जो ये नेशन है ना, जो ये नेशन है, ठीक है, कौन कौन से, ये दोनों नेशंस, ये तीनों नेशंस, इंडिया, ब्रिटेन और जापान, ये अपने बीच में क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं जी अपने बीच में क्या, फ्री ट्रेड एरिया। सिर्फ अपने ही बीच में उन्होंने क्या बना लिया, फ्री ट्रेड एरिया बना लिया, एफटीए क्रिएट कर लिया। जब इन्होंने एफटीए क्रिएट कर लिया तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन पे, इसका मतलब क्या है, ड्यूटीज़ विल बी रिमूव्ड, ड्यूटीज़ विल बी रिमूव्ड, सब कुछ जो ड्यूटीज़ होंगी वो रिमूव कर दी जाएंगी। ड्यूटीज़ विल बी रिमूव फॉर मेंबर कंट्रीज़, ड्यूटीज़ विल बी रिमूव फॉर मेंबर कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ की ड्यूटीज़ क्या कर दी, हमने रिमूव कर दी। तो ब्रिटेन अब हमें सामान कितने का देगा, तो ब्रिटेन से हमें सामान कितने का पड़ेगा, ब्रिटेन से हमें सामान कितने का पड़ेगा, 2000 का पड़ेगा। जापान से हमें कितने का पड़ेगा, जापान से हमें कितने का पड़ेगा, जापान से हमें पड़ेगा कितने का, 3000 रुपीज़ का। एंड बांग्ला से कितने का पड़ेगा हमें, बांग्लादेश से हमें पड़ेगा कितने का, 2250 का। तो एक रैशनल कंज्यूमर के नाते आप तो किससे खरीदोगे, आप तो किससे खरीदोगे, ब्रिटेन से खरीदोगे, यही तो करोगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये चीज़ अच्छी बात थी, यहाँ से हुआ क्या, जो सारा का सारा ट्रेड अगर हम यूनियन पूरी की पूरी बना लेते तो एफिशिएंट कंट्री से वो ट्रेड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया किसके पास में, ब्रिटेन के पास में जी, ठीक है, जो कि खुद में एक क्या नेशन है, इनएफिशिएंट नेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड शिफ्ट्स फ्रॉम, ट्रेड शिफ्ट्स फ्रॉम inefficient, sorry, trade shifts from, trade shifts from efficient nation, efficient nation to inefficient nation, यही तो हुआ। यूएस कोई एफिशिएंट थोड़ी है, यूएस 2000 में बना रहा है, मैं आपको 1500 में बना के दे सकता हूँ। अगर आप ड्यूटीज रिमूव ही कर दो मेरे को लेके, तो मैं तो 1500 में लेके मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ब्रिटेन की तरफ ट्रेड चला गया, ब्रिटेन ही इंडिया को देगा, ब्रिटेन ही किसको देगा, जापान को देगा। बांग्लादेश वाले लोग तो क्यों ही खरीदेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे शिफ्ट क्या हो गया कि एफिशिएंट वाले से कहाँ शिफ्ट हो गया, इनएफिशिएंट वाले पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, ट्रेड डाइवर्जन जी। प्रोडक्शन शिफ्ट हो चुकी है इनएफिशिएंट मेंबर कंट्री से फ्रॉम मोर एफिशिएंट आउटसाइड अ कंट्री। ये देखो, ये नेशन हमारे यहाँ से बाहर था, ये एक एफिशिएंट नेशन था, लेकिन इस नेशन से कहाँ शिफ्ट हो गया, इनएफिशिएंट नेशन की तरफ प्रोडक्शन शिफ्ट हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं जी आपका, ठीक है। डायनामिक इफेक्ट की अगर बात करो, डायनामिक इफेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्ट सेविंग्स होते हैं जी आपके। कॉस्ट सेविंग्स कैसे, देखो जब आप प्रोडक्शन करना शुरू करते हो तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आपको बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है लार्जर स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो काफ़ी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब आप नेशन के साथ में जुड़ जाते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन इसलिए भी हो जाती है, कंपटीशन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप बेस्ट से बेस्ट तरीके में बिहेव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात थी, मैंने आपको बता दिया ट्रेड क्रिएशन की वजह से क्या होता है, ट्रेड क्रिएशन की वजह से। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना, ट्रेड क्रिएशन जो है उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता है, और ट्रेड डाइवर्जन जो है वो एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है जी आपकी, ठीक है। तो ट्रेड क्रिएशन में क्या हुआ, आपका ट्रेड इंक्रीज हो जाता है, ट्रेड इंक्रीज हो जाता है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज और ट्रेड ब्लॉक्स। जो भी आपने ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट किए, ट्रेड ब्लॉक्स का मतलब हो गया जब ये सब एक जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये जब नेशंस में एक यूनियन बन जाती है तो इसे हम कहते हैं कि एक ट्रेड ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। ट्रेड ब्लॉक मतलब एक ग्रुप क्रिएट हो गया जी आपका। फॉलोइंग द फॉर्मेशन और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, दिस कम्स अबाउट द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स अलाउज ग्रेटर स्पेशल, इसकी वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगी, वो किस नेशन में आ जाएगी,
देखो, जब सारी की सारी शू की प्रोडक्शन बांग्लादेश के पास में ही आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश जो होगा वो शू के अंदर क्या बन जाएगा, बेस्ट से बेस्ट बन जाएगा, वो उसमें क्या बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई। और ट्रेड डाइवर्जन की बात की जाए, ट्रेड डाइवर्जन में क्या हुआ, आपका जो ट्रेड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैसे, ये देखिए, आप बांग्लादेश को सामान बेच ही नहीं पाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप ब्रिटेन जो है बांग्लादेश को सामान बेच ही नहीं पाएगा जी किसी भी वे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ट्रेड क्या हो गया, रिड्यूस हो जाता है। किस केस में, ट्रेड डाइवर्जन के रूप में जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ट्रेड है, फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेडिंग ब्लॉक एज ट्रेड विद लो कॉस्ट नॉन ट्रेडिंग, जो नॉन ट्रेडिंग ब्लॉक मेंबर है, नॉन ट्रेडिंग ब्लॉक मेंबर हमारे पास में कौन सा है, बांग्लादेश, जो कि एक एफिशिएंट था। उसको किसने रिप्लेस कर दिया, उसको ट्रेड ब्लॉक के एक ऐसे मेंबर ने रिप्लेस कर दिया जो कि खुद में क्या है, एक इनएफिशिएंट है, जिसकी कॉस्ट क्या है, कंपेरेटिवली रिलेटिवली उससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हुआ क्या, मेंबर कंट्री बनने की वजह से ब्रिटेन के साथ में इंडिया ट्रेड करने लग गया, जिसकी वजह से हुआ क्या, बांग्लादेश जो कि एक मेंबर कंट्री नहीं थी, जो बट एक एफिशिएंट नेशन था, उससे ट्रेड कहाँ शिफ्ट हो गया, ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट हो गया जी आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ, देखो सिंपल सी। तो अब कुछ हमारे पास में एग्जांपल्स हैं, यूरोपियन यूनियन क्या है, तो एक सिंपल सी बात डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूरोपियन यूनियन क्या है इनके, ठीक है, आप इनके बस डेट्स वगैरह को याद रखना, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कब बना कैसे बना वो चीज़ याद रखना बस। देखिए, तो यूरोपियन यूनियन है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, देखो यूरोपियन यूनियन है, देन उसके बाद में हमारे पास में शायद एशियन होगा, देन उसके बाद में हमारे पास में नाफ्ता होगा, एंड देन हमारे पास में होगा सार्क नेशन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन एक यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप है। देखो ये एक इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप है एमंग द 27 कंट्रीज। 27 नेशन है इसके भी, 27 नेशन से, ध्यान रखना 27 नेशन है। ठीक है, पहले कितने थे, 28 थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को यूके ने अपना नेम विड्रॉ कर लिया था यूरोपियन यूनियन से जी। ठीक है, जो यूरो है, वो ऑफिशियल करेंसी है, ये है यूरो का साइन। बट ध्यान रखिएगा कि 19 आउट ऑफ 27 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो यूरो को फॉलो करती हैं। आई थिंक इसमें अगर मैं दो एग्जांपल दूं तो शायद एक तो एग्जांपल होगा फ्रांस का, और एग्जांपल होगा शायद आपका जर्मनी का। ठीक है, एंड मेरे को अभी वो नाम से याद नहीं है, मैंने आपको बता दिया, फ्रांस है और एक जर्मनी होगा जो अभी भी यूरो को फॉलो करते हैं। ठीक है, और 90 नेशंस हैं आपके पास में, और 70 नेशंस हैं। ठीक है, और जो कंट्रीज़ यूरो में ट्रेड करती हैं, जो कंट्री अपनी ऑफिशियल करेंसी को यूरो मानती हैं, तो इन सारी कंट्रीज़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं यूरो जोन्स। इसको हम क्या कहते हैं, यूरो जोन्स कहते हैं। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन को स्टार्ट कब हुआ, यूरोपियन यूनियन देखो स्टार्ट हुआ था कब, 1951 के अंदर। बट देखो यूरोपियन यूनियन आया नहीं था उस समय एग्जैक्टली, बट ये स्टार्ट हुआ था कब, 1951 के अंदर, जब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नेशंस पार्टिसिपेट करते थे। वो नेशंस कौन कौन से थे जी, वो थे आपके बेल्जियम, जहाँ पे अभी इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। ठीक है, उस समय यही नेशन है जो इसमें क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका सिटी ऑफ ब्रसल, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, ब्रसल, सिटी ऑफ ब्रसल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना कि यूरोपियन यूनियन का एक छोटा सा एरिया जिसे हम कहते हैं शेंगेन एरिया। ठीक है, शेंगेन एरिया या शेंगेन एरिया भी कहते हैं इसको, शेंगेन एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है किसकी, यूरोपियन यूनियन की। ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर कोई भी इंटरनल बॉर्डर्स नहीं है, और जिसके अंदर सिटीजन्स तो फ्री हैं ही मूव करने के लिए। कुछ नॉन इकोनॉमिक यूनियन के जो यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं, नॉन यूरोपियन यूनियंस के जो नेशंस हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पीपल हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू बॉर्डर चेक्स जी। लेकिन ये होगा उन्हीं के बीच में जो यूरोपियन यूनियन की क्या होंगी, मेंबर्स होंगी जी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन आया कब, यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली आया कब, 1 नवंबर 1993 के अंदर यूरोपियन यूनियन आया था। कब, जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो हुई थी वो साइन की गई थी। ठीक है, मैस्ट्रिक्ट
ट्रीटी को साइन करने के बाद में यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस के अंदर आया था आपका, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका साक। साक है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जिसके अंदर जिसका इंडिया भी क्या है, पार्ट है जी, ठीक है, इंडिया भी इसका क्या है, पार्ट है। प्लस में इसमें 7 नेशंस और हैं, प्लस में इसमें 7 नेशंस और हैं इंडिया के अलावा, ठीक है। किस चीज़ पे वर्क करता है ये, डेडिकेटेड है किसको लेके, देखो साउथ एशियन नेशंस मतलब साउथ एशियन कंट्रीज होंगी इसमें, किस चीज़ को लेके डेडिकेटेड है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसका मेन फोकस होता है किस पे, सेल्फ रिलायंस पे जी, कि हम सब एक साथ रहें, हम सब एक दूसरे पे डिपेंड ना रहें, सेल्फ रिलायंस हो जाए, आत्मनिर्भर जैसे हम कहते हैं वो चीज़ हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक बात को और ध्यान रखना, जो आपके यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, जो साउथ है SAU, जिसका मतलब है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। वो भी तभी इस्टेब्लिश हुई थी जब सार्क नेशन बना था जी, साउथ, ठीक है। साउथ अभी बना था ताकि जो साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आगे क्या कर सके, स्टडी कर सके जी, ठीक है। मेंबर नेशंस अफ़गानिस्तान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ जो इसको ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से इनको देख रही है, वो है आपके ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशियस, USA, UK, साउथ कोरिया एंड म्यांमार, ठीक है। इनके जो सेक्रेटरी हैं, उसका सेक्रेटरी जनरल जो इसके हैं वो हैं श्रीलंका से। श्रीलंका अभी अभी आई थिंक मार्च 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, एंड प्रेजेंट तक अभी भी है वो, ठीक है। उनका नाम है एस्ला रुवान वीराकुन, एस्ला रुवान वीराकुन, ठीक है। अब सार्क नेशन की वजह से ही 11 अप्रैल को किसकी 11 अप्रैल 1993 को किसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, साप्ता की। साप्ता क्या है, ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है। सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट साउथ एशियन नेशंस के बीच में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कि हम प्रमोट कर सकें और सस्टेन कर सकें म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन एन इकोनॉमिक कॉपरेशन विद इन द सार्क नेशन जी, ठीक है, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ कंसेशन का मतलब छूट, ठीक है, डिस्काउंट्स, रिमूव ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया था। फिर आता है आपका एशियन है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जो कि किस चीज़ पे वर्क करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस पे, ठीक है। 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये इसके नेशंस हैं, नेशंस के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट हुई अगस्त 1967 के अंदर, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंट इसके हैं वो हैं लिम जोक होई। 2020 के अंदर एशियान को जो चेयर करने वाला नेशन था उसका नाम था वियतनाम। आई थिंक वियतनाम को शायद स्पेल VIET से करना चाहिए, वियतनाम, ठीक है। एंड 2019 में जिसने इसको चेयर किया वो कौन था, थाईलैंड था जी, ठीक है। एशियन वो स्टैब्लिश 1992 बताया गया यहाँ पे, 1992 में इस्टेब्लिश हो चुका था फॉर द सपोर्ट ऑफ लोकल ट्रेड, किसके लिए, लोकल ट्रेड के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल एशियन कंट्रीज। लोकल ट्रेड हो एंड मैन्युफैक्चरिंग हो किन नेशंस के बीच में, जो भी एशियन कंट्रीज है उनके बीच में, ताकि क्या हो सके, हम अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीज कर सकें विद रीजनल, अपने नेशन में तो करे ही करे, बल्कि इंटरनेशनल अलायंसेस जो हैं वो भी ऐसी कोशिश करें कि वो भी हमारे नेशंस के साथ में क्या करें, जुड़ना चाहें जी, ठीक है। लास्ट आता है आपका नाफ्ता, आई थिंक मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा, सॉरी। लास्ट आता है जी आपका नाफ्ता का मतलब होगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड यूनियन, बट इसको नवंबर 2018 के अंदर
इसको नाम दिया गया था यूएस 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 कनाडा यूएससीएम, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है, जब ट्रम्प आए थे। ठीक है, तो ये क्यों आया था? रिड्यूस करना था ट्रेडिंग कॉस्ट, इंक्रीज करना था बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के पर्पस से बिजनेस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की वजह से जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी हेल्प करने के लिए कि वो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके जी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुई 1 जनवरी 1994 के अंदर। मेंबर कंट्रीज 3 है, यूएस कनाडा एंड मैक्सिको। यूएस कनाडा एंड मैक्सिको 3 मेंबर कंट्रीज़ हैं। नाफ्ता का जो सेक्रेटेरिएट है, नाफ्ता के 3 सेक्रेटेरिएट है। फर्स्ट वाला जो कनाडा वाला है, जो कैनेडियन सेक्रेटेरिएट है वो है ओटावा। एंड जो मैक्सिको वाला है, जो मैक्सिकन सेक्शन है, वो है आपका मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको की क्या है, जो कि मैक्सिको की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, एंड देन है आपका यूएस। यूएस जो है, यूएस वाला सेक्शन कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 ऑल अबाउट। ठीक है, यही था आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो यही चीज़ हमने डिस्कस करी आज। जो डिस्कशन हमारी थी वो यही थी कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस क्या क्या होते हैं, डिग्रीज क्या क्या होती हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है, उससे होने वाले ट्रेड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमने स्टडी किए हमारे 4 टाइप्स के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, नाफ्ता, एशियान एंड सार्क। ठीक है, ओके।